प्रीपोजिशंस की आज की ये वीडियो लेक्चर बहुत ही खास है और आप सबों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसके बहुत ही खास महत्व है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई भी लिसनर या जो भी लोग वॉच कर रहे हैं, हमारे जो व्यूवर्स हैं, इसको स्किप नहीं करेंगे और शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो से बने रहे तो आज बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सीखने को मिलेंगी। इसका नाम भी हमने दे रखा है प्रीपोजिशंस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। मैं आपको बताऊं केस 3 होते हैं। सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, पजेसिव केस जो संबंधी अधिकार को प्रकट करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस जो वाक्य में ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। तो ध्यान रहे, अगर वाक्य में प्रीपोजिशन लगे हो तो उस प्रीपोजिशन के बाद आने वाले जो केस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे ही ऑफन टॉक्स अबाउट यू एंड हर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एज ए प्रीपोजिशन अबाउट का यूज हुआ है और इसके बाद यू और हर ये जो दो शब्द लगे हुए हैं ये आपके सामने, ये दोनों के दोनों प्रोनाउन हैं और ये किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। ऑलराइट, नेक्स्ट, शी हैज़ कंप्लेन्ड अगेंस्ट मी, उसने मेरे खिलाफ शिकायत की है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अगेंस्ट के बाद मी आया है, आई नहीं आया है, क्योंकि आई अगर होता तो सब्जेक्टिव केस हो जाता। माई के लिए यहाँ पर कोई जगह ही नहीं है, पॉजेसिव केस है, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है जिसका यूज यहाँ पर हुआ है। तो पहले फैक्ट को उम्मीद करता हूँ भली भांति आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं सेकेंड फैक्ट को। प्रीपोजिशंस के बाद आने वाली मुख्य क्रियाएं हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती हैं। अगर वाक्य में आपने प्रीपोजिशन का यूज किया उसके बाद सीधे तौर पे एक्शन वर्ब आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे ऑन रीचिंग होम ही रोट अ लेटर, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑन प्रीपोजिशन है और उसके बाद रीचिंग शब्द आया है, तो रीचिंग ये वर्ब का चौथा रूप है। ठीक है, ऑन रीचिंग होम ही रोट अ लेटर। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे ही एम्स एट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स, इस वाक्य में भी आप देख पा रहे हैं एट जो है ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद सॉल्व का चौथा रूप आया हुआ है। तो ध्यान रहे, प्रीपोजिशंस के बाद आने वाली मुख्य क्रियाएं हमेशा आईएनजी फॉर्म में होती हैं। तीसरा फैक्ट, ओमिशन ऑफ प्रीपोजिशंस। ओमिशन का मतलब होता है न लिया जाना या लोप, यानी कि डिलीट कर दिया जाना। वैसे जगह जहां पर हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं वो कौन कौन से ऐसी परिस्थितियां होती है, आइए देखते हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है। ये कुछ प्रमुख वर्ब्स निम्न हैं, आइए उन वर्ब की चर्चा करें। अटैक, डिस्क्राइब, डिस्कस, एक्सप्लेन, मैरी, ऑर्डर, रीच, रिडिक्यूल, रिजेंबल, एडवाइज, आस्क, बेग, टेल, ब्रिंग, गिव, सेंड, शो, कंप्राइज, एंटर, इन्वेस्टिगेट एटसेट्रा। ये तमाम वो वर्ब हैं या इनकी तरह और भी कुछ हो सकते हैं जिनके बाद हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें ही अटैक्ड मी, ठीक है, ही अटैक्ड मी, उसने मुझ पर आक्रमण कर दिया या उसने मुझ पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर हिंदी में हम पर बोलते जरूर हैं लेकिन उस पर के बदले में अंग्रेजी में एट या ऑन का यूज नहीं करते, क्योंकि अटैक के बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। उसी प्रकार से जो विभिन्न इस तरीके के वर्ब्स हैं आप देख पाएंगे जिनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है। जैसे ही डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, यहाँ पर ये नहीं लिखा जा सकता कि ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ही डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड, हिंदी अर्थ तो इसका आपको पता है, उसने अपनी प्रेमिका के सौंदर्य के बारे में वर्णन किया। आई डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन, मैंने इस प्रश्न पर तर्क किया। यहाँ भी डिस्कस्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं है। मोहन मैरिड राधा, मोहन ने राधा से शादी की। हियर ऑल्सो देयर इज नो प्रीपोजिशन। ठीक है, मैरिड के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आया। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू क्लीन द कार, मैंने अपने सर्वेंट को कार साफ करने का आदेश दिया। सी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी माँ की तरह दिखती है, तो यहाँ भी रिजेंबल्स है, पिछले वाक्य में ऑर्डर था, यहाँ पर इनके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। दिस बुक कंप्राइजेज 5 चैप्टर्स, इस पुस्तक में कुल 5 अध्याय हैं, तो यहाँ कंप्राइजेज है तो इसके बाद भी कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और कई बार कॉमन एरर में इस तरीके के प्रश्न आते हैं जहाँ पर हमारे विद्यार्थी चूक कर जाते हैं। तो आप अब निश्चित तौर पे ध्यान रखिएगा, इन वर्ब्स को जरा अपनी डायरी में साफ सुथरा लिख जरूर लीजिएगा और अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये अगर किसी वाक्य में आए हों तो इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। नंबर 4, फैक्ट्स नंबर 4, यदि इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वर्ब तथा नाउन या प्रोनाउन के बीच में कोई प्रीपोजिशन अवश्य आता है। ध्यान रहे, इंट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होता है जिसका कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो अगर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब आया है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है तो उसके बीच में प्रीपोजिशन अवश्य आता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोइंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और फिर पटना एज अ नाउन यहाँ पर आया है। तो इसके बाद तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई मान लीजिए कि वाक्य है जहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब आया है और उसके बाद कोई नाउन है तो उसके बीच में प्रीपोजिशन अवश्य आता है। जैसे ही इज गोइंग टू पटना, तो वह पटना जा रहा है, तो यहाँ पर गोइंग इंट्रांजिटिव वर्ब है और फिर पटना नाउन है, तो इसके बीच में आपने देखा प्रीपोजिशन का यूज हुआ। आई डिपेंड ऑन हिम, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, तो डिपेंड ऑन हिम के बीच में प्रीपोजिशन आया है। नेक्स्ट फैक्ट, यदि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वर्ब तथा नाउन या प्रोनाउन के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ध्यान रहे, अगर वर्ब कैसा हो, ट्रांजिटिव हो और उसके साथ कोई नाउन या प्रोनाउन आया हो तो उस दशा में वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के बीच में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ये एकदम ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, शी लव्स मी, ठीक है, तो यहाँ पर जो लव है उसका ऑब्जेक्ट मौजूद है मी, और इसीलिए लव और मी के बीच में आपने देखा यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आया है। फिर आप देखिए, आई नो हिम वेरी वेल, सेम सिचुएशन यहाँ भी। द पोएट डिस्क्राइब्स नेचर, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स। इन चारों ही वाक्यों में जो वर्ब हैं वो है लव, नो, डिस्क्राइब और ओबे, और ये चारों के चारों ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ठीक है। तो और इस अवस्था में आप देख पा रहे हैं कि इसके बाद जो भी मतलब नाउन या प्रोनाउन आया है तो इन ट्रांजिटिव वर्ब और नाउन या प्रोनाउन के बीच में किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। आइए जरा एक बार फिर से फैक्ट नंबर 4 पे चले। अक्सर आप लोग प्रश्न करते हैं कि सर ही इज गोइंग टू पटना तो होता है, लेकिन ही इज गोइंग टू हियर या टू देयर क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने नियम में यहाँ पर देखा कि अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन है तब टू या किसी अन्य प्रीपोजिशन का आवश्यकता अनुसार यूज होगा। जैसे दूसरे वाक्य में ऑन आया, लेकिन जब आप कहते हैं वह वहाँ जा रहा है तो ही इज गोइंग देयर, तो THERE देयर, वहाँ पर वो एडवर्ब होता है, वो नाउन या प्रोनाउन नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर हम गोइंग के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, और ये है रूल या फैक्ट नंबर 6। कुछ ऐसे वर्ब्स तथा एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब कभी नहीं आता। वैसी अवस्था में उनके बाद प्रीपोजिशन प्लस वर्ब के पहले रूप में ING आता है, ठीक है। जैसे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट, यहाँ पर देख रहे हैं ना, प्रिवेंटेड आया, ठीक है। प्रिवेंटेड के बाद प्रीपोजिशन आया ना फ्रॉम, तो ऐसा नहीं है कि फ्रॉम के बाद टू डू इट आए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इन वर्ब्स के बाद अगर प्रीपोजिशन आएगा ना तो उसके बाद आने वाला जो वर्ब फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? फोर्थ फॉर्म होगा, ING फॉर्म। और भी कुछ एग्जांपल्स देखें, आई थिंक ऑफ गोइंग देयर, यहाँ भी सेम सिचुएशन है, आई थिंक ऑफ गोइंग देयर। ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। ही इज होपफुल ऑफ पासिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग। तो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देखा कि यहाँ पर टू प्लस वर्ब नहीं आया है, यहाँ पर वी का यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म ING फॉर्म यूज हुआ है। अब आइए जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपके सामने हम साझा करते हैं। ऐसे कुछ प्रमुख वर्ब्स तथा एडजेक्टिव्स तथा उनके बाद आने वाले उपयुक्त प्रीपोजिशंस की सूची निम्न है। यानी कि कुछ ऐसे वर्ब या एडजेक्टिव हैं जिनके बाद कौन कौन से प्रीपोजिशन आते हैं, एक तरह से फिक्स्ड प्रीपोजिशन आप कह सकते हैं, ये भी आपको ज्ञान हो जाएगा। और ये जब एक साथ आए ना तो इनके बाद अगर आपको वर्ब का यूज करना हो तो निश्चित तौर पे आप वर्ब के चौथे रूप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए, ये ऐसे लिखा रह सकता है, एब्सटेन फ्रॉम, एडिक्टेड टू, एम एट, असिस्ट इन, अवर्स टू, बेंट अपॉन,
कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायरस ऑफ, एक्सेल इन, एक्सक्यूज फॉर, फॉर्चुनेट इन, फॉन्ड ऑफ, होपफुल ऑफ, इंसिस्ट ऑन, पैशन फॉर, परसिस्ट इन। तो इसके बाद अगर वर्ब का यूज करना है तो वर्ब का चौथा रूप होगा। नाउन या एडजेक्टिव है तब बात अलग है। जैसे यहाँ पे फॉन्ड के बाद अगर हम करें तो फॉन्ड के बाद ऑफ ही आता है, फिक्स प्रीपोजिशन है। लेकिन अगर नाउन है तो हम लोग कह सकते हैं ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वर्ब का यूज आपको करना होगा तो हम ऐसे बोलेंगे ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। इस तरीके से हम बात करेंगे। ऑलराइट, इसी सूची को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते इस लिस्ट को। ये देखिए, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, प्राउड ऑफ, रिफ्रेन फ्रॉम, रिपेंट ऑफ, सक्सीड इन, सक्सेसफुल इन, थिंक ऑफ, टायर्ड ऑफ, स्टॉप फ्रॉम। तो ये तमाम वर्ब्स या एडजेक्टिव्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशंस के रूप में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। और इनके बाद अगर वर्ब का यूज करना हो तो निस्संदेह हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और निश्चित तौर पे समझ में भी आ चुका होगा, और इससे आप आने वाले तमाम एग्जाम्स में खुद को लाभान्वित कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो क्वाइट केयरफुली।